महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय पी सदाशिवन जी, विशेष रूप से महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे जी, पाशा पटेल जी, डॉक्टर एम जे खान और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल्स जो काम कर रहे हैं उन कंपनीज को, साइंटिस्ट को आज जो पुरस्कार मिला है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं पिछले 25 साल से कृषि क्षेत्र में ही काम करता हूं और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के अनेक चढ़ उतारों को मुझे देखने का सौभाग्य भी मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस क्षेत्र में अनेक लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, नया नया संशोधन भी हो रहा है और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। सबसे पहली समस्या यह है कि हमारे देश में हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में 52 to 54% सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 15% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। अगर देश के आबादी की तुलना करें तो 15% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला ये एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका पॉपुलेशन जो इसके ऊपर बिलोंग करती है वो 60% है। और यही कारण है कि गांव में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का प्रमाण अर्बन सेक्टर से ज्यादा है। हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं और स्वाभाविक रूप से हमको डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों बातों का गंभीरता से विचार करना होगा। अब ये बात सच है कि कृषि उत्पादन का भाव तय करना हमारे देश के हाथ में नहीं है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी के आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर रेट तय होते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से क्रॉप पैटर्न कौन सा रखना, बदलना, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में शॉर्टेज है तेल बिया का। हम करीब 55% तक तेल को आयात करते हैं और आज हमारे देश में तेल बिया का जो उत्पादन है, चाहे सरसों का हो, सोयाबीन का हो, इन सब बातों में हमको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने की आवश्यकता है और एकरेज भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में दूसरी समस्या है कि भारत सरकार ने एमएसपी का एक फॉर्मूला तय किया है और हम लगातार हर साल एक्सपेंडिचर के आधार पर कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, पर मार्केट की स्थिति ऐसी हुई है कि हमारी एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है और उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम इसको खरीद लेंगे, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में 178 लोकसभा क्षेत्र में गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक समय ऐसा आया कि ब्राजील में शुगर की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट 24 रुपए किलो और महाराष्ट्र में अब ये 32 से 33-34 रुपए किलो हुई है। और ऐसा कौन सा धंधा है कि जो कैसे प्रॉफिट में चल सकता है? बहुत कठिनाई है कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो, 98 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट बेचो और 100 रुपए के रॉ मटेरियल में उसका पैसा 15 दिन में दे दो और तुम जो माल तैयार करोगे साल भर 10-10% करके साल भर बैंक का ब्याज भर के बेचो, तो ये कौन सा धंधा चलने वाला? मैं 3 सिने मेले चलाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। मैं कभी भी मजाक में कहता हूं, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो शुगर मिल खोलता है और नहीं तो अखबार शुरू कर देता है। ये अच्छा हुआ कि इस बार थोड़ा शुगर मिल के लोगों के चेहरे पर इसलिए हास्य है कि हमने इथेनॉल लाया। अभी मैं जो गाड़ी में बैठकर आया हूं वो वर्ल्ड की पहली इनोवा गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, टोयोटा की है और वो गाड़ी प्रदूषण जीरो और उसका पेट्रोल के तुलना में 60% बिजली पे चलती है और वर्ल्ड की यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को पूरा करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। तो ये इसका अगर एवरेज तुलना करें तो पेट्रोल की तुलना में 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है कि गेहूं, चावल, मक्का लगाना चाहिए, पर मैं मंत्री करके नहीं, पर किसान करके मुझे लगता है कि ये कितना भी करने के बाद परिस्थिति कितनी ज्यादा बदल सकती है, इसके बारे में मेरे मन में संशय है।
आज ऐसी स्थिति आई थी कि एक समय चावल इतना ज्यादा हुआ कि हरियाणा और पंजाब में रेलवे स्टेशन पर ताड़पत्री के नीचे रखना पड़ा। शुगर सरप्लस, मक्का सरप्लस, राइस सरप्लस, और उसके कारण भी एक समस्या खड़ी हुई। पर हमने जब इथेनॉल का निर्णय किया, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, आज 2400 रुपए क्विंटल हुआ है। इट इज ओनली ड्यू टू इथेनॉल। अगर इथेनॉल मक्के से शुरू नहीं होता तो यह कभी नहीं होता। और इसलिए खेती में प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोसेसिंग करके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ाकर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाना। हमारा प्रॉब्लम यह है कि गेहूं, चावल, मक्का और शुगर और ये वेजिटेबल सब हम करें, पर इससे प्रॉब्लम यह है कि ये डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत के आधार पर, मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ टमाटर लगते थे। गांव में टमाटर लगे, पूरे गांव ने टमाटर लगाए। किसानों में ये एक बीमारी है कि एक ने लगाया तो सब लोग वही लगाते, एक ने हाइब्रिड वाली लगाए, हाइब्रिड लगाए, एक ने कपास लगाया, वही H4 H6 वो लगा लेते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन मैं इसमें 20 किलो टमाटर आते थे, तो मैं जब कॉलेज से मार्केट गया तो उसने कहा कि आज टमाटर में भाव ही नहीं मिला, अब मुझे ही आपसे 15 रुपए लेने हैं, क्योंकि वो सब ट्रांसपोर्ट, किराया, मजूरी देकर पैसे ही नहीं निकलते। तो मैंने, तुमने बेचे क्यों? अगर आप मुझे रखते तो मैं अपने घर में ले जाता और आसपास के लोगों को फुकट में बांट देता, तो कम से कम उनको समाधान होता। आज हमारी स्थिति यही है कि जब प्याज का भाव बढ़ता है तो स्वाभाविक नीति के अनुसार कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट को बंद करते हैं, और जब प्याज का भाव 2 रुपए किलो आता है तो हम नहीं खरीदते हैं, तो फिर किसान कैसे काम करेगा? और इसलिए इन सब परिस्थितियों में हमारी सरकार नई नई नीतियों के आधार पर कोशिश कर रही है। तो पहला पार्ट जो मुझे आपको सबको कहना है कि हम एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें। अब जैसे 1 एकड़ गन्ना में हमको 8 बोरे मिश्र खत और यूरिया लगता है, और मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया हमारे क्षेत्र में, तो 3000 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। हम जब यूरिया और फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो 8 बोरे लगते हैं, और हम ये हाथ से फेंकते हैं तो 75% जमीन में खराब होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से करते हैं तो 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। तो 8 बोरे के बजाय फर्टिलाइजर के 4 बॉटल में काम होता है, तो हमारा खत पे 5000 रुपए एकड़ बचत होती है। ऐसे हमको बहुत सी चीजें जो है कि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना। अभी 8 दिन पहले मैंने बजाज का एक मोटरसाइकिल पुणे में लॉन्च किया, वो CNG पर है, और उसमें वो मोटरसाइकिल वर्ल्ड की पहली है। वो CNG पे चलती है, तो उसका 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपया है, और पेट्रोल के मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे है। तो जो पेट्रोल पे 10,000 रुपए महीना खर्चा कर रहा है, वो काम 4,000 रुपए में उसका काम होगा, और प्रदूषण भी कम होगा। अब मुझे खुशी की बात है कि मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जो चावल की परली निकलती वो जलाते हैं, अभी उसको 2,000 रुपए टन भाव आ गया, क्योंकि हमने क्या किया कि 40 प्रोजेक्ट, 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG, तो करीब 40 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, और अभी 300 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत पीछे लगकर हमने पानीपत में एक प्लांट शुरू किया। जो परली जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता था, वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, तो वो राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन पर डे, और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूएल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूएल शुरू हो गई है। अब ये गेहूं, चावल, मक्का, दाल बिया लगाओ, पर अब मैं जो कहता हूं, अरे हवाई ईंधन बनाओ। और मैं जो बता रहा हूं वो हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज तक जो बोला हूं हर चीज हुई है। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसी गलत बात बताई करके। और वो दिन अब दूर नहीं है कि दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट्स पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूएल से हमारा फ्यूएल सस्ता होगा, और वो यहां पूरा भर के यहां से जाएंगे और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूएल बन रही है, और परली से भी बन रही है। अभी बादशाह पटेल गए थे आसाम में, हम नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं, तो वो MD मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से पाइपलाइन डालिए अपने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब आई थी तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, तो मैंने उनको भी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मिलने, दोनों को एक सलाह दी कि तुम्हारा पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो सकता है। बोले कैसा हो सकता है? मैंने बोला हिंदुस्तान से इथेनॉल मांगो आप। अब नुमालीगढ़ में बांबू से बना हुआ इथेनॉल अगर पाइपलाइन से पेट्रोल में 20% डाल के अगर बांग्लादेश जाएगा, तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हजारों लाखों युवाओं को बांबू काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रिफाइनरी पहुंचाना, ये काम मिलेगा।
और इथेनॉल जो बनेगा वो पेट्रोल में डालेंगे, तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए आता है और इथेनॉल का 60 रुपए आता है। तो पेट्रोल सस्ता होगा, सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब किसानों को पैसा मिलने की कौन से फील्ड में संभावना है? अभी हिमाचल और कश्मीर में एप्पल होते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप कौन से एप्पल खाते हो? ये हिमाचल और उत्तराखंड के एप्पल नहीं खाते लोग। अब पोलैंड से एप्पल आ रहे हैं, ईरान से एप्पल आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों से एप्पल आ गए और उनकी टेस्ट और क्वालिटी अलग है और इनकी अलग है। अभी शिवराज जी चले गए, पर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर तालुका में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक नर्सरी तैयार करिए। अपने नासिक में सह्याद्री है, उन्होंने ग्रेप के लिए दुनिया से अच्छी वैरायटी लाई और ग्रेप के सुधार किया, तो 1500 करोड़ के ग्रेप उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। अभी हमने संतरे में नई कलम लाई है और हम विदर्भ में अच्छा संतरा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में बदलने के लिए हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी दुर्भाग्य से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में हम बहुत क्वालिटी में कम है, और इसलिए सीड और कलम इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी के बराबर जाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे स्टेट में हॉर्टिकल्चर में बेस्ट एप्पल, बेस्ट ग्रेप, बेस्ट ऑरेंज, अब ये नागालैंड की पुरस्कार मिला। ये मुख्यमंत्री नागालैंड के मुझे हर साल पाइनएप्पल बेचते हैं। आपने कभी खाया होगा इनका पाइनएप्पल? पाशा जी, ऐसा पाइनएप्पल नहीं है कहीं। ये पाइनएप्पल इतना स्वीट और अच्छा है कि मैं राह देखते रहता हूं। मैडम, यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश समझती है? आई एम टेलिंग यू दैट द क्वालिटी ऑफ पाइनएप्पल इन नागालैंड इज बेस्ट इन द कंट्री। सो गुड टेस्ट। पर आपको पता है ये एप्पल रोड पे फेंक देते हैं, ये पाइनएप्पल फेंक देते हैं। देयर इज नो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नागालैंड। अगर कोई बड़ा जूस वाला अगर वहां जाएगा और एप्पल का पाइनएप्पल से जूस निकालेगा, मैं आपको लिख देता हूं, वो इतने अच्छे अच्छे नए नए फ्रूट्स बना रहे, प्रोसेसिंग नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, प्री कूलिंग प्लांट नहीं, बेचारे गरीब किसान फेंक देते हैं। जब तक प्री कूलिंग प्लांट नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो कहां से होगा? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि नासिक और अहमदनगर जिले में ओनियन प्याज होता है, आप एक योजना करिए कि जो किसान प्याज लगाता है उसी को स्टोरेज कैपेसिटी के लिए 0% इंटरेस्ट से लोन देकर सब्सिडी दो, और टोटल नासिक, अहमदनगर और जितने जिले में ओनियन होता है उनको स्टोरेज करने की आप व्यवस्था करो। बीच में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडियो रेस से वो एप्पल का और मैंगो का लाइफ बढ़ाने की कोशिश की, उसमें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मैडम को पता होगा, विशाखापट्टनम में मैंने एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क किया है, वो शर्मा का, आंध्र प्रदेश में, और वहां उन्होंने ऑलरेडी ये सेंटर खोला है और मैंने हमारे यहां से वो अनाज या वो लेकर वहां ट्रायल लिया है। ऐसे 4-5 सेंटर होंगे जिसमें सेल्फ लाइफ एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फूड ग्रेन का अगर साल भर के लिए बढ़ेगा तो जब कीमत ज्यादा होगी वो बेचेगा, जब नहीं होगी तो स्टोर करेगा। अब उसको पता ही नहीं है, गरीब किसान है, उसका ओनियन फेंक देता है, नाराज हो जाता है बेचारा। जब उसको प्रॉब्लम है तो स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना होगा। और मैं विद कन्विक्शन बता रहा हूं, कहां आपको जगह है बढ़ने की? आपको बढ़ने की जगह है 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 350 प्लांट होंगे जो राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बनाएंगे, और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर पहला देश का बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। 1 लाख रुपए साल की बचत है। और ट्रक, बसेस, हमारे कारपोरेशन में नागपुर में मैंने 150 डीजल बसेस ये सीएनजी पर कन्वर्ट किए। 2 पंप लगाए, एलएनजी के भी लगाए, सीएनजी के भी लगाए। और सीएनजी तो अब किसान बना सकता है। 15 टन ऑफ ये नेपियर ग्रास से 1 टन सीएनजी निकलता है, 5 टन परली से 1 टन सीएनजी निकलता है, और 25 टन प्रेस मड से 1 टन सीएनजी निकलता है। अब 350 प्लांट में से 50 शुरू हो गए हैं, ये 300 शुरू होंगे, और पूरे ट्रैक्टर अगर आपने कन्वर्ट कर दिए तो एक किसान का 1 लाख रुपए बचेगा। इधर 1 एकड़ में 5000 रुपए फर्टिलाइजर पे बचेगा, इधर आपको ट्रैक्टर में डीजल के बजाय सीएनजी आएगा तो उसके बजाय। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने यूरो 6 इमिशन नाम्स की फाइल मेरे टेबल पे रखी है। ये सब ट्रैक्टर वाले मेरे पास आए, हाथ जोड़े, बोले ये सर करोगे तो बहुत अनर्थ होगा। बोला क्या होगा? बोले ट्रैक्टर की कीमत 1.25 लाख बढ़ेगी। मैंने बोला ठीक है, मैं फाइल रख देता हूं, मेरी एक कंडीशन है, तुम 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक पर, सीएनजी पर और फ्लेक्स इंजन इथेनॉल पर आप ट्रैक्टर लाइए, मैं विड्रॉ कर दूंगा। तुम अगर ये नहीं करोगे तो याद रखना, मतलब मैं ये लागू करके तुमको ठोकूंगा। तो मैंने तो बायोफ्यूल के बारे में तय किया, आए तो मेरे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, और नहीं तो तुमको घसीटते हुए करना ही होगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा मैंने टाइट कर दिया। अभी टोयोटो ने फ्लेक्स इंजन बनाया, अब सुजुकी, बजाज और टीवीएस की मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर हुई। शिंदे साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा
कि पूना में 3 पंप खुले इथेनॉल का, और अब इंडियन ऑयल 450 पंप उसमें महाराष्ट्र में खोल रही है। पर हमारे यहाँ जो आप ऑटो रिक्शा का परमिट देते हो उसमें सीएनजी के ऊपर ऑटो रिक्शा जैसे आ रही है, वैसे इथेनॉल के और इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा के लिए अगर आपने अलग पॉलिसी बनाई तो पूना में 3 पंप खुले हैं और महाराष्ट्र में भी 150 खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और जहां जहां शुगर के इथेनॉल है तो 100% इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव में जाएगा, तो शुगर फैक्ट्री का फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और देश के किसानों का कल्याण होगा। और इसलिए ये जो 16 लाख करोड़ का है इसमें घुसने की आवश्यकता है। अब हमने कहा दाल बिया की कीमत शॉर्टेज आया। अब शॉर्टेज आने के बाद हमने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम सब ने किया, खूब दाल बिया हुआ। क्या हुआ महाराष्ट्र में? दाल बिया इतना हुआ कि गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं आई। तुअर का पानी आया, बरसात आया, सड़ गया क्योंकि गोडाउन नहीं थे और किसानों को खरीदी बराबर नहीं हो पाई, नाराज हो गए, लगाना बंद कर दिया। अब फिर स्थिति आ रही, अब हम जा रहे म्यांमार, साउथ अफ्रीका है क्या, तुअर की दाल कहीं, चने की दाल लाओ। तो ये जो इम्बैलेंस होता है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा होगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि क्रॉप पैटर्न जिसकी जरूरत है उसको प्रायोरिटी, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब ये बाम्बू की बात करते हैं। अब मैं नेता करके नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कंसल्टेंट हूं अनेक जगह पर। मैं आपको बताता हूं, ये कोयला जो काला है इसका अल्टरनेटिव बाम्बू है। कोयले की कैलोरिक वैल्यू जिसकी 4000 है उसकी कीमत 4500 रुपए टन है, और बाम्बू में अगर 1 रुपए, 1 यूनिट, 1 रुपए में अगर 1 कैलोरिक वैल्यू आई तो बाम्बू कोयले से सस्ता है। तो मैंने पाशा पटेल को कहा कि हम बाम्बू बनाएंगे, हमने मशीनें बनाई हैं और उसमें से 3 mm, 4 mm, 20 mm के टुकड़े करेंगे और पूरा बाम्बू ये महाराष्ट्र में अगर अपने पावर प्रोजेक्ट में गया तो ये पाशा पटेल जैसे 1 लाख लोगों ने कितना भी बाम्बू लगाया तो भी बाम्बू नहीं पूरेगा, इतनी डिमांड है। मैं खुद, मेरे यहाँ 380 मेगावाट पावर है, मेरे को रोज कम से कम 600 ट्रक बाम्बू चाहिए। 600 ट्रक मैं ही लूंगा, कोराड़ी, कापरकड़ा, वो सब आपके पावर प्लांट, वो पोल्यूशन कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसके बजाय बाम्बू के टुकड़े से अगर, अभी एनटीसी ने ये भी किया है, जीआर भी निकाला है, 6% खरीदी करो। अगर ये वेस्टलैंड में बाम्बू लगेगा, बाम्बू काटेगा, बाम्बू बारीक होगा, लाखों महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे यहाँ WCL, मैग्नीफाइड इंडिया माइनिंग करते हैं, पूरे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पहाड़ खड़े, एक पेड़ नहीं दिखता। हमारे यहाँ फॉरेस्ट का भी कानून ऐसा है कि पूरा टक्कल पड़ा हुआ, एक भी बाल नहीं दिखता, बोलते फॉरेस्ट है, वो जुड़पी जंगल है और कुछ नहीं कर देते। तुम्हारा घर नागपुर में फॉरेस्ट के अंदर डाला हुआ है, जो बंगला है रवि भवन फॉरेस्ट में है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद निर्णय आएगा कि मध्य प्रदेश ने फॉरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमको जुड़पी जंगल में डाल दिया। वो बोलते जंगल है, मैंने बोला आओ देखो, बोले एक भी पेड़ नहीं है, फ्री जंगल है क्या, बोले नहीं, पर फिर भी है। मतलब क्यों, बोले कानून में लिखा है। तो आप ये जो बाम्बू लगाएंगे तो 1 एकड़ में 200 टन बाम्बू 2 साल के बाद निकल सकता है और 3000 रुपए भी भाव मिला, मैं 4000 में तो दे रहे, तो आप 1 एकड़ में 6 लाख रुपए होंगे और प्रोडक्शन का ना फर्टिलाइजर देना ना पानी देना। बीमा बाम्बू का वो घर पे आया है, पाशा जी के साथ मैं बाम्बू में बहुत काम करता हूं। अभी 200 टन बाम्बू की इकोनॉमी ही 25-50 हजार करोड़ की बन जाएगी। चाइना में 80,000 करोड़ की है। कल मैंने बाम्बू के शूट्स एक जगह खाए, बहुत सुंदर, उसका सूप होता है बहुत अच्छा। हाँ, मिजोरम के सीएम ने कल मुझे दिए और इतने टेस्टी है। बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से हमने क्रैश बैरियर बनाया। ये जो लोहा होता है उसके बजाय इंदौर के टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से पास हुआ और अभी क्रैश बैरियर हमारे यहाँ 27 जगह पर लगा। बाम्बू से कपड़ा बनता है। ये शिवराज जी गए इंदौर में, मैंने लॉन्चिंग किया, मॉडल्स ने बाम्बू के कपड़ों से किया और बाम्बू की अंडरपैंट और बनियन इतनी अच्छी बनती है जो मेरे पास है। मैंने बहुत सेक्रेटरी को जर्सी भी दी, उससे पसीना नहीं आता। अब ये चाइना में इतना डेवलप हो रहा है, बाम्बू की इकोनॉमी बनेगी तो ग्रामीण भाग में रोजगार मिलेगा। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, ये बाम्बू का खाइए, बनिए, घड़ी बनिए सर। ये ब्लू इकोनॉमी में आंध्र का हमने ये करना चाहिए, कॉपी करनी चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे विदर्भ में अकोला, बुल्डाना और अमरावती के बीच में ये आकोट दरियापुर में एक खानपान पट्टा है, वहां का पानी खारा है और वहां मैंने उनको कहा, इनके लोगों को बुलाया कि खारे पानी के टैंक बनाओ और एक इसमें राजस्थान में बने हैं। और ये जो प्रॉन्स है स्वीट वाटर के प्रॉन्स है और सॉल्ट वाटर के हैं। तो हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स तैयार होंगे तो ये हमारे यहाँ से विदर्भ से एक्सपोर्ट होगा, तो किसानों को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एकड़ का फायदा है। और मैंने उनके यहाँ के लोगों को बुलाया, आप सुधीर भाव को सब बताया, आप इनिशिएटिव लो और हमारे यहाँ अगर ये प्रॉन्स स्वीट वाटर और सॉल्ट वाटर के होंगे तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमने मदर डेयरी लाई,
अब नागपुर और विदर्भ और मराठवाड़ा में मदर डेयरी आई। नेपियर ग्रास के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां खोली। अब 450 करोड़ का प्लांट आपके सहयोग से नागपुर में काम शुरू हो गया। अब हमारे यहाँ विदर्भ में पूरा दूध होता है 15 लाख लीटर, 15-20 लाख लीटर, और अकेले कोल्हापुर जिले में होता है 45 लाख लीटर। सांगली में, कोल्हापुर में इतना दूध होता है और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, दूध का खरीद भी नहीं होती। अब ये मिल्क और फिशिंग, इससे किसानों का इनकम बढ़ेगा। और दूसरी और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, नर्सरी और सीड में डेवलपमेंट करना। जीएम सीड पर बहुत बहस है, हमारे बीच में भी मैंने प्रधानमंत्री ने मुझे बताया, मैंने बहुत कोशिश की, पर इतने झगड़े हैं। और ये साइंटिस्ट लोग भी विद्वान भी है, होशियार भी है, अच्छा काम भी करते हैं, पर इनमें भी बहुत पॉलिटिक्स है। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। तो अभी मैंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया है कि जीएम सीड करना कि नहीं करना और राज्य सरकार पे सौंप दो, हम क्यों पड़े इसमें। तो आज अगर प्रोडक्ट 1 एकड़ में अमेरिका में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, दूसरा ब्राजील में 29 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है, और मेरे पत्नी को इस बार अवार्ड मिला कि सोयाबीन का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, तो मेरे यहाँ हुआ 11 क्विंटल। एवरेज अकोला, बुल्ढाना, वर्धा 5 क्विंटल। तो ये जो 30 क्विंटल का और 5 क्विंटल का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो किसान को पैसा कहां से मिलेगा। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोसेसिंग प्लांट, प्री कोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, ये सब्जी के ऊपर IQF, ये जब तक चेन निर्माण नहीं होगी, स्टोरेज सिस्टम अच्छी नहीं होगी, गोडाउन्स नहीं बनेंगे, तो हम किसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आखिर में एक ही बात आपको कहूंगा कि ये 15% का ग्रोथ रेट अगर 25% ले जाना है तो 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल है उसमें से कम 10 लाख करोड़ का फ्यूल अगर इस देश का किसान देता है तो पूरा देश का तकदीर बदल जाए। 2004 में मैं बोलता था, लोग मुझे पागल कहते थे, कोई विश्वास नहीं रखता था। मैं ब्राजील गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्राजील बहुत बताया था, कोई सुनता नहीं था। अब सब बोलने लगे, सब पॉलिसी बन गई। अब मैं कह रहा हूं इस देश का किसान हाइड्रोजन बना सकता है, और हाइड्रोजन इसलिए कि मेरे पास गाड़ी भी है, मिराई, जापान की टोयोटा की गाड़ी आई है। मैं इसलिए घूमता हूं गाड़ी लेके कि लोग बोलते कि ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहा। मैंने इलेक्ट्रिक लाया तो मुझे पत्रकार पूछते थे, रोड में गाड़ी बस बंद पड़ी तो धक्का तुम मारोगे क्या। अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक बस आई। अब तो मैं नागपुर में ऐसी बस शुरू कर रहा हूँ 132 सीटर की, कि तार की जरूरत ही नहीं। वो हिटैची के टाटा के साथ एग्रीमेंट किया है, 132 लोग बैठेंगे, वही चार्ज होगी। और टिकट रेट, एयर कंडीशन बस, खाने पीने की व्यवस्था, बस होस्टेस, एयर होस्टेस जैसी, और टिकट रेट 30% सस्ता। अब इलेक्ट्रिक की डबल डेकर बस हमने लॉन्च की। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG और ये सब जो नया अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल है, इससे तो पूरा बदल जाएगा। ये देश का इंपोर्ट ही कम हो जाएगा। और 8 से 10 लाख करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे तो इथेनॉल तो इंडस्ट्री आज बढ़ गई। और इथेनॉल से प्लास्टिक बनता है। मैंने वो ब्राजील से 2 कंटेनर लाया। वो प्लास्टिक ऐसा है कि सब प्लास्टिक का काम होता है। ये बॉटल भी बनती है पेट की। अभी कोका कोला कंपनी अमेरिका में बायोप्लास्टिक की बोतल बना रही है, और वो प्लास्टिक ऐसा है कि वो बोतल फेंक दो, 48 आवर्स में वो मिट्टी बन जाती है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन्वायरमेंट पॉइंट से अच्छा है। तो देश का किसान पावर बना सकता है, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव दे सकता है, प्लास्टिक बना सकता है। अब ये गेहूं, मक्का, चावल बनाते रहो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी सरप्लस हो गई। तो ये जो एग्रीकल्चर में नए सुधार है वो हमारी सरकार लगातार लाने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र में आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि शिंदे साहब को ये पुरस्कार मिल रहा है, और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यहाँ हैं। और महाराष्ट्र ये प्रगतिशील कृषि का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और महाराष्ट्र में डेयरी के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। अभी हमने जैसे बेटी बचाओ अभियान है, वैसे करने की गाय में जरूरत नहीं है। मैंने 3 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया। पहला सांगली में चितड़े का है। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है, ब्राजील में जो 52 साल में हमारी गिर जात की गाय थी, उसका जो बुल हुआ था, उसका सीमेंस आके हमारे 2 लीटर के गाय को दिया तो 20 लीटर की गोरी हुई। और अभी टेस्ट ट्यूब पे भी वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी हो गई, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो 3 यूनिट देश में शुरू हुए। एक नागपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र सरकार के वहां शुरू हुआ। दूसरा चितड़े जो है सांगली में, वो उन्होंने शुरू किया, जिसका उद्घाटन तीनों का मैंने किया। शरद पवार साहब ने और मैंने सांगली का किया, और बारामती में पवार साहब ने किया, उसका भी उद्घाटन मैंने किया, और नागपुर में भी हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर जिले में अगर हम ये ब्राजील के देशी बुल का, गिर का जो सीमेंस है वो यूज करके अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो 3 साल में जर्सी और ये सब भूस्टन जो है ये कन्वर्ट होकर देशी भी बन जाएगी, और ये दूध की क्रांति हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिशिंग, मिल्क, बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये फलोत्पादन, और इसमें भी
क्वालिटी, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, इन सब बातों को प्रोफेशनल लेवल पे करने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ग्रोथ रेट है वो 15 से कम 25% जाएगा, तो भी मुझे समाधान नहीं है। 60% पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंड होगी, तब गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। और दूसरी बात जो मैं अनुरोध करूंगा आपको कि मुझे जो 5 डॉक्टरेट मिली है डीलिट, वो महाराष्ट्र सरकार की यूनिवर्सिटी ने दी है। रावरी यूनिवर्सिटी ने मुझे डीलिट दी, कृषि विद्यापीठ, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ ने दी है, अब परभणी कृषि विद्यापीठ ने दी, और रामानंद तीर्थ ने मिली, तो वो सब एग्रीकल्चर के लिए ही मिली है। तो ये महाराष्ट्र का इरिगेशन आज 22% है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन के लिए पीने के लिए लगाओ। मैंने NHI की तरफ से बुल्ढाना जिले में, अकोला जिले में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ 36 तालाब बना के दिए, परभणी में 24 तालाब बना के दिए, वेटरनरी में 12 बना के दिए, और बुल्ढाना जिले का 19% का इरिगेशन बेचा 42% हुआ, और 22,000 कुएं को सोलर वाटर पंप है। कल मुझे देवेंद्र जी ने कहा कि मैंने सोलर वाटर पंप का 8 लाख पंपों का ये किया है, टारगेट रखा है। पूरे MSCB को 6,000 करोड़ का घाटा होता है। अब पूरे सोलर पंप मेरे घर पर मैंने नाले का खुलीकरण किया, और मेरे कुएं में 7.5 3 पंप लगाए, और मेरा इलेक्ट्रिक का बिल कुछ आता नहीं, और मेरी 60 एकड़ खेती पूरी इरिगेटेड होती है, और पंप मैं सोलर के सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक व्यवस्था करता हूं। तो ये पावर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, और एक्सपेंडिचर कॉस्ट कैसे कम होगी इसके एक तरफ प्रयास करना, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना वो दूसरा प्रयास, स्टोरेज सिस्टम, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैसे करना, और चौथी बार हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, और इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाना, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर में करना। ये बातें करेंगे तो ये 25% से ऊपर ये GDP ग्रोथ जाएगा। तो कोई गांव का आदमी ना मुंबई आएगा, ना दिल्ली आएगा, ना कलकत्ता आएगा, ना चेन्नई आएगा, ना बेंगलोर आएगा। स्मार्ट सिटी जैसी है वैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे। मैं आपके सहयोग से एक स्मार्ट विलेज भी बना रहा हूँ, और उसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा, और 5 लाख रुपए में 500 स्क्वायर फीट का घर, और जीवन भर बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और खेलने के मैदान से पूरा घर 5 लाख रुपए में बना रहा हूँ पैशन के रूप में। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल मैं सरकार पे डिपेंड नहीं होता। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ हो गया तो मेरे उपक्रमों का, तो मैं वही प्रॉफिट डालता हूँ। मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ, मैं तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ, एमिनो एसिड बनाता हूँ। इतना पॉपुलर है साहब, इतना प्लांट बूस्टर करके अच्छा है, और मार्केट के प्राइस से 25% में किसानों को देता हूँ। तो अभी आने वाले समय में मैंने बीच में एक यूरिन बैंक की योजना शुरू की थी। हमारे देश में जितने लोग यूरिन करते हैं वो अगर स्टोर की, तो देश को 80,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मेरी बातों को लोगों ने बड़े अलग अलग तरीके से लिया, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। हमको कहीं ना कहीं वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट्स by which we can reduce the production cost, giving the good facility for storage and processing, and even we can increase our export and reduce our import, and we can make agriculture growth rate up to 25%। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप महाराष्ट्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी एक थोड़ा दुख है, वेस्टर्न महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, उत्तर महाराष्ट्र भी अच्छा है, मराठवाड़ा अभी थोड़ा अच्छा हुआ है, और विदर्भ तो हालत बहुत खराब है। अब आप सहयोग करेंगे तो आपके देवेंद्र जी के प्रयासों से विदर्भ भी परिस्थिति बदलेगी। 10,000 किसानों ने हमारे आत्महत्या की है। वी वांट टू चेंज दैट सिनेरियो, तो निश्चित रूप से वो बदलेगा। और महाराष्ट्र के इस प्रगतिशील नीतियों के लिए मैं शिंदे साहब को और धनंजय मुंडे जी को उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिनको पुरस्कार मिला, उन राज्यों को, सभी साइंटिस्ट को और राज्य के अधिकारियों को भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।